राकेश जी ने अनिल जी को देखते हुए कहा, आप सभी मायरा से इतना प्यार करते हैं और विक्रम जी और आप बहुत अच्छे दोस्त थे और आप दोनों की फैमिली भी बहुत क्लोज थी। सुहासिनी जी की बातों से यही लगा कि वो भी कपूर फैमिली के बहुत क्लोज थी। तो फिर मायरा से इस तरह का बिहेव क्यों? उसे इतनी नफरत क्यों? राकेश जी का सवाल सुनकर अरमान ने भी अनिल जी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। वहां इस वक्त सभी मौजूद थे सिवाय दोनों दादा और दादी जी के। वे दोनों काफी थक चुके थे। तो मायरा के मिल जाने के बाद वे तीनों अपने अपने कमरे में रेस्ट करने चले जाते हैं। अनिल जी ने राकेश जी को देखते हुए कहना शुरू किया, मेरा फैमिली और कपूर फैमिली की दोस्ती बहुत पुरानी है। मेरे पापा और विक्रम के पापा धनराज अंकल दोनों बचपन के फ्रेंड थे। दोनों फैमिली एक दूसरे के बहुत क्लोज थी। कपूर फैमिली में कोई बेटी नहीं थी, तो धनराज अंकल सुहासिनी दीदी को अपनी बेटी मानते थे। बहुत लाड प्यार करते थे दीदी को। दीदी की शादी भी धनराज अंकल ने ही करवाई थी। दीदी की हर ख्वाहिश धनराज अंकल और विक्रम ने हमेशा पूरी की थी। कपूर फैमिली का हर एक सदस्य दीदी को बहुत प्यार करता था। जो प्यार सुहासिनी दीदी को कपूर फैमिली से मिला था, वही प्यार उनकी बेटी योगिता और सिया को भी कपूर फैमिली से मिला। सिया और योगिता जब कपूर फैमिली में आती तो फैमिली का हर एक सदस्य उन दोनों को बहुत प्यार करता। लेकिन जब दोनों चली जाती तो सभी बहुत दुखी हो जाते। उन्हें भी बेटी चाहिए थी जो हर वक्त हमेशा उनके पास रहे। कपूर फैमिली के हर एक सदस्य को बेटी की चाह थी। मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर जगह जा जाकर सभी ने मन्नतें मांगी और भगवान ने उनकी सुन भी ली। जब सिया और योगिता 2 साल की थी तब मायरा का जन्म हुआ था। 4 पीढ़ियों के बाद कपूर फैमिली में एक बेटी हुई थी। मायरा के जन्म होने की खुशी में धनराज अंकल ने पूरे मनाली शहर को दुल्हन की तरह सजवाया था। उस दिन मनाली के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला था। धनराज अंकल ने पूरी मनाली के लोगों के लिए दावत रखी थी। कपूर फैमिली का हर एक सदस्य बहुत खुश था। धनराज अंकल तो इतना खुश थे कि उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सबकी लाडली थी मायरा, पूरे घर की जान। अगर उसे एक छींक भी आ जाती तो धनराज अंकल और विक्रम डॉक्टरों की लाइन लगा देते थे। वे सभी मायरा को फूलों की तरह संभाल कर रखते थे और यही बात सुभाषनी दीदी को अच्छी नहीं लगती थी। मायरा के होने के बाद दीदी को लगने लगा कि कपूर फैमिली अब उन्हें और उनकी बेटी को पहले की तरह प्यार नहीं करती, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मायरा के होने के बाद भी कपूर फैमिली ने दीदी और उनकी बेटी के प्यार में कभी कोई फर्क नहीं किया था। लेकिन फिर भी दीदी को यही लगता रहा कि मायरा के आ जाने के बाद कपूर फैमिली में अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। बस इसी वजह से दीदी मायरा से इतनी नफरत करती हैं। वहां मौजूद सभी लोग अनिल जी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। अनिल जी की बात खत्म होते ही राकेश जी ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, अनिल जी अगर यही बात है तो सुभाषनी जी की नफरत और गुस्सा नाजायज है। मायरा कपूर फैमिली की इकलौती बेटी है। अगर वो अपनी बेटी को प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और इन सब में मायरा की तो कोई गलती भी नहीं है। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ इतनी प्यारी बच्ची से भला कोई नफरत कैसे कर सकता है। वहीं अनिल जी अपना सिर झुकाए ये सब सुन रहे थे। उन्हें अपनी बहन की हरकतों पर शर्मिंदगी हो रही थी। अरमान भी ये सब सुन उसे कुछ याद आया तो उसने अनिल जी से पूछा, अंकल मुकेश विक्रम पापा के छोटे भाई थे और आपने बताया कि कपूर फैमिली का हर एक सदस्य मायरा से बहुत प्यार करता था। तो फिर मुकेश और अनीता मायरा से इतनी नफरत क्यों करने लगे? इतनी नफरत की वो दोनों मायरा पर हाथ उठाते थे, उसे टॉर्चर करते थे। अरमान का सवाल सुन अनिल जी ने अरमान को देखते हुए कहा, पैसा प्रॉपर्टी ऐसी चीज है जिसके दिल में पैसा का लालच आ जाए तो वो रिश्ते नाते कुछ नहीं देखता। और यही मुकेश के साथ भी हुआ। धनराज अंकल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस के 50% हिस्सा मायरा के नाम कर दिया था और बाकी का 50% मुकेश और विक्रम के नाम। मायरा बहुत छोटी थी तब धनराज अंकल की मौत हो गई थी और अंकल की वसीयत के बारे में किसी को पता नहीं था। मुकेश और अनीता भी मायरा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये प्यार उस दिन खत्म हो गया जिस दिन मायरा के 18 बर्थडे पर उसके दादाजी का दिया गिफ्ट सबके सामने आया। मुकेश जी को लगने लगा कि मायरा के नाम जो प्रॉपर्टी और बिजनेस है वो सभी विक्रम का ही है, क्योंकि मायरा विक्रम की बेटी है। जबकि धनराज अंकल ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा था कि मायरा के हिस्से की प्रॉपर्टी सिर्फ मायरा की ही होगी। उस पर उसके पापा, चाचा और भाइयों का कोई हक नहीं होगा। मायरा की प्रॉपर्टी और बिजनेस पर सिर्फ मायरा और उसके हस्बैंड का हक होगा। अनिल जी ने अरमान को देखते हुए आगे कहा,
मायरा का दिमाग बहुत तेज है। वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेती है। बस एक ही बात में वो बहुत वीक है। वो इमोशनली बहुत वीक है। बचपन से उसे सबका लाड प्यार मिला है। उसके लिए उसकी फैमिली ही उसकी पूरी दुनिया थी। और फैमिली के जाने के बाद मायरा पूरी तरह से टूट गई थी। हमेशा खुश रहने वाली लड़की चुप और खोई खोई रहने लगी थी। वो जी रही थी तो सिर्फ रियांश के लिए। लेकिन जब से अरमान तुम उसकी लाइफ में आए हो, तब से मायरा फिर से खुश रहने लगी और खुलकर जीने लगी। लेकिन अब मुझे फिर से डर लगने लगा है मायरा के लिए। अरमान ने सवालिया नजरों से अनिल जी को देखा और पूछा, किस बात का डर अंकल? अनिल जी उदासी से भरकर अरमान को देखते हुए कहा, अपने बच्चे को खोने के बाद और आज जो कुछ दीदी ने उसे कहा, उन सबसे कहीं मायरा फिर से वैसी ना बन जाए जैसी वो तुमसे मिलने से पहले थी, चुप और शांत। अनिल जी की बात सुन अरमान को भी डर लगने लगा था, क्योंकि उसने भी खुद देखा था मायरा को हॉस्पिटल से आने के बाद का मायरा का बिहेव। और आज बच्चे की तड़प उसके चेहरे और आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी। अनिल जी ने अरमान, राकेश जी और प्रिया जी को देख अपने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सबने जिस तरह अभी मायरा का साथ दिया है, आगे फ्यूचर में भी उसका ऐसे ही साथ दें। उसकी अंदर की कमी की वजह से आप उसे कभी छोड़ मत दीजिएगा, वरना मेरी बच्ची टूटकर बिखर जाएगी। यह कह अनिल जी अपना सिर झुकाकर रोने लगे। अरमान जल्दी से अनिल जी के पास गया और उनके पास बैठकर उनके हाथों को पकड़ नीचे कर उन्हें कहा, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मायरा हमेशा हमारे साथ रहेगी। मुझे बच्चे की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी मायरा चाहिए। राकेश जी भी अनिल जी के पास आए और उनके पास बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब मायरा हमारी बेटी है, तो आप फिक्र मत कीजिए। हमें सिर्फ हमारी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। प्रिया जी ने अनिल जी को देखकर कहा, और किसने कहा कि हमारी बेटी में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है हमारी बेटी में, वो बिल्कुल परफेक्ट है। अरमान ने कुछ सोचा और सोचकर फिर सबको देखते हुए कहा, मुझे आप सबको कुछ बताना है। अरमान की बात सुन रुद्र समझ गया कि अरमान क्या कहने वाला है। वहीं सभी ने अरमान को सवालिया नजरों से देखा तो अरमान खड़े होते हुए सबको देखकर कहा, मैंने रियांश को अडॉप्ट किया है। रियांश अब से मेरा और मायरा का बेटा है। यह सुन सभी हैरान और खुश दोनों थे। सब खामोशी से अरमान को देख रहे थे। अरमान ने सबको खामोश देखकर कहा, क्या हुआ? आप सबको मेरा डिसीजन पसंद नहीं आया? अनिल जी ने राकेश जी की तरफ देखा, जो खामोशी से अरमान को देख रहे थे। राकेश जी को खामोश देख अनिल जी को मायरा और रियांश के लिए डर लगने लगा था। अनिल जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अरमान के इस डिसीजन से। वो तो बहुत खुश हुए थे ये जानकर कि अरमान ने रियांश को अपना बेटा बना लिया है, क्योंकि वे जानते थे कि मायरा की लाइफ में रियांश क्या मायने रखता है। और वो ये भी जानते थे कि रियांश ही है वो जो मायरा की जिंदगी में उसके बच्चे की कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन उन्हें डर इस बात का था कि कहीं राकेश जी और प्रिया जी ने अगर रियांश को मलिक खानदान का बेटा मानने से इनकार कर दिया तो। राकेश जी ने एक नज़र प्रिया जी को देखा और दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ बात की। और फिर राकेश जी ने अरमान को देख स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारा डिसीजन आज तक कभी गलत हुआ है जो आज होगा? तुमने बिल्कुल सही किया। रियांश तुम दोनों की लाइफ में बच्चे की कमी को पूरा करेगा। फिर अरमान के पास जाकर उसके कंधे से पकड़कर स्माइल करते हुए कहा, आई प्राउड ऑफ यू माई सन। सभी अरमान के डिसीजन से खुश थे। कुछ सोचने के बाद समर्थ ने अनिल जी की तरफ देखते हुए पूछा, पापा क्या सुभाषनी बुआ मेरी और सिया की शादी में मायरा भाभी की वजह से नहीं आई थी? तो अनिल जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ लेकिन वजह कुछ और थी। सामर्थ ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, और वो वजह क्या थी? तो अनिल जी ने सामर्थ को देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता मायरा लेकर आई थी। भले ही तुम और सिया एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तुम दोनों की शादी के लिए हाँ हमने मायरा के कहने पर ही की थी। अगर मायरा तुम पर इतना विश्वास करती थी तो हमें मायरा के विश्वास पर विश्वास था। बस यही वजह थी दीदी की शादी में ना आने की, कि हमने मायरा के कहने पर सिया की शादी तुमसे करवाई। यह सुन सामर्थ ने अपने पास बैठी सिया के कान में धीरे से कहा, सिया अगर मायरा भाभी ना होती तो हमारी तो शादी ही नहीं होती। आज मुझे समझ आया कि क्यों तुम बार बार कह रही थी कि मायरा भाभी हम दोनों के रिश्ते की बात करें। यह सुन सिया मुस्कुरा दी। अगली सुबह मायरा इस वक्त दादी के रूम में थी। दादी ने मायरा को फाइल देते हुए कहा, इस फाइल में डाइवोर्स पेपर है, साइन कर दो। मायरा को पता था कि दादी ने उसे डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए ही बुलाया है, लेकिन मायरा अरमान से दूर नहीं जाना चाहती थी। मायरा ने थोड़ी हिम्मत करके दादी को देखते हुए कहा,
सॉरी दादी, लेकिन मैं इस डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूंगी। मायरा का जवाब सुन दादी ने मायरा को हैरानी से देखा तो मायरा ने दादी से कहा, हाँ दादी, मैं अरमान को डाइवोर्स नहीं दूंगी और ना ही उनसे दूर जाऊंगी। मायरा की बात सुन दादी को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से से फाइल को वहीं बेड पर फेंक दिया और मायरा को देख गुस्से में कहा, तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती मायरा। मायरा ने शांत लहजे में दादी के पास आते हुए कहा, दादी आप समझती क्यों नहीं? जिस तरह मैं अरमान के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही अरमान भी मेरे बिना नहीं रह सकते। आप मुझे अरमान से दूर करके उनकी खुशियां छीन रही हैं। दादी ने गुस्से में मायरा को देखते हुए सख्त लहजे में कहा, हमें तुमसे जानने की जरूरत नहीं है कि अरमान की खुशी किसमें है। और हम अरमान की खुशी छीन नहीं रहे हैं, बल्कि उसे वो खुशी देना चाहते हैं जो तुम उसे कभी नहीं दे सकती। मायरा दादी से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, तो उसने वहां से जाना ही सही समझा। उसने दादी को देखते हुए कहा, सॉरी दादी, लेकिन मैं अरमान से दूर नहीं जाऊंगी। इतना क्या मायरा वहां से जाने लगी। मायरा ने दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही हैंडल को पकड़ा, वैसे ही दादी ने उससे कहा, सही कहा था कल सुभाषिनी ने कि तुम एक बांझ हो जो कभी हमारे परिवार को कोई खुशी नहीं दे सकती। दादी की एक कड़वी बात सुन मायरा के हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही रुक गए और उसके कदम भी वहीं जम से गए। मायरा पर अपनी बात का असर होता देख दादी ने आगे कहा, तुमको सोचो, जब अरमान अपने दोस्तों को अपने बच्चे के साथ देखेगा तो उस पर क्या बीतेगी। और कल को जब रुद्र और रजत की शादी होगी और उनके भी बच्चे होंगे, अपने भाइयों को उनके बच्चे के साथ देख उसे भी अपने बच्चे की कमी महसूस होगी। और ये कमी तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ में होगी, क्योंकि कमी तुम में है, अरमान में नहीं। दादी की बातें सुन मायरा को अपने दिल में दर्द सा हुआ। उसने पलटकर दादी को देखा। उसकी आंखें इस वक्त नम हो चली थीं। दादी ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, अरमान अपने बच्चे के लिए तड़पता रहेगा, अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, लेकिन तुम्हें कभी कहेगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। और तुम इस वक्त स्वार्थी होकर अरमान से उसकी खुशियां छीन रही हो। तुम चाहो तो उसे उसकी खुशियां दे सकती हो, इन डाइवोर्स पेपर पर साइन करके। मायरा चुपचाप दादी की सारी बातें सुन रही थी। मायरा को चुप देख दादी ने कहा, ठीक है, अगर तुम अरमान को डाइवोर्स नहीं देना चाहती हो तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम अरमान के साथ रहना चाहती हो तो रियाज को हमेशा के लिए भूल जाना। दादी की आखिरी लाइन सुन मायरा ने हैरानी से दादी को देखा। दादी ने रियाज वाली बात जानबूझकर कही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मायरा रियाज के लिए कुछ भी कर सकती है। और डाइवोर्स पेपर पर साइन करवाने के लिए उन्होंने रियाज का इस्तेमाल किया। कुछ देर मायरा वहीं हैरानी से खड़ी दादी को देखती रही। दादी ने मायरा को देख मायरा से अपनी नजरें फेर कर दूसरी साइड खड़ी हो गई। कुछ देर सोचने के बाद मायरा ने बेड पर पड़े फाइल को उठाया और टेबल से पेन उठाकर उन पर साइन करने लगी। साइन करने से पहले मायरा के हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। वो जानती थी कि उसके साइन करते ही वो अरमान से अपने सारे रिश्ते खत्म कर देगी और अरमान से दूर हो जाएगी। लेकिन दादी की कई बातों को याद करते ही और रियाज के खुद से दूर रहने के ख्याल से ही वो डर गई थी। उसने हिम्मत कर उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। साइन करते ही मायरा ने आंखें कसकर बंद कर ली और रोने लगी। आंखें बंद होते ही मायरा के आंसू पेपर पर मायरा के सिग्नेचर पर गिर गए, जिससे थोड़ा इंक फैल गया। मायरा को साइन करता देख दादी के चेहरे पर स्माइल आ गई। दोपहर के 12 बजे मायरा पार्क में एक बेंच पर बैठी खेलते हुए रियाज को देख रही थी। मायरा की नजर रियाज पर थी, लेकिन उसके दिमाग में दादी के कई शब्द गूंज रहे थे और दिल चीख चीख कर रो रहा था। आशा रियांश के साथ खेल रही थी और राघव भाई मायरा से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा था। खेलते हुए रियांश को पानी की प्यास लगी तो उसने आशा को देखते हुए कहा, आंटी मुझे पानी पीना है। तो आशा जी ने रियांश को फुटबॉल पकड़ाते हुए कहा, ठीक है रियांश बाबा, आप यहीं रुकिए, मैं गाड़ी से आपके लिए पानी लाती हूँ। रियांश ने बॉल लेते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आशा के जाने के बाद रियांश वही बॉल को अपने पैरों से किक करते हुए खेलने लगा। वहीं कपूर निवास में अरमान स्टडी रूम में बैठा था। रजत रुद्र भी उसके साथ बैठे थे। अरमान लैपटॉप पर काम कर रहा था। रजत और रुद्र किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, इसलिए मलिक फैमिली और ओबराय फैमिली यहीं रुके हुए थे। अरमान, रजत और रुद्र सुबह से ही काम में लगे हुए थे। फोन पर बात करने के बाद रजत ने अरमान से कहा, भाई काम हो गया। फिर रुद्र ने भी कॉल कट किया और अरमान को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, भाई आपने जो चाहा था वो हो गया। कल से गोयनका एम्पायर का नामो निशान
बिजनेस की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। रजत और रुद्र की बातें सुन अरमान के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन भरी स्माइल आ गई। लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर अरमान ने अपना फोन उठाया और उसमें टाइम देखकर उसने खुद से कहा, काफी टाइम हो गया है मायरा और रियाज को गए, अभी तक आए नहीं क्या दोनों? इतना कह अरमान मायरा को कॉल करने लगता है कि तभी उसे मायरा की आवाज सुनाई देती है, जो जोर जोर से चिल्लाकर उसे ही बुला रही थी। मायरा की तेज आवाज सुन तीनों घबरा गए और सबसे ज्यादा अरमान। अरमान अपनी चेयर से उठकर तेज कदमों से चलते हुए स्टडी रूम से निकलकर लिविंग एरिया में आया तो मायरा की हालत देख अरमान शॉक्ड रह गया। जब अरमान स्टडी रूम में था तब मायरा रोते हुए, हड़बड़ाते हुए, भागते हुए घर के अंदर आई और अरमान को आवाज देकर बुलाने लगी, अरमान, अरमान। राकेश जी, प्रिया जी, प्रेम जी, सुमन जी, सिया और सामर्थ वहीं लिविंग एरिया में बैठे चाय पीते हुए बातचीत कर रहे थे। जब उन्होंने मायरा को इस हालत में देखा तो वे सभी घबरा गए और उठकर मायरा के पास आ गए। प्रिया जी घबराते हुए मायरा के पास आकर उसे कंधे से पकड़कर बोली, मायरा, ये क्या हाल बना रखी है तुमने? क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मायरा अपनी गीली पलकों से प्रिया जी को देखकर जल्दी से पूछती है, मम्मा, अरमान कहाँ है? राकेश जी मायरा को इतना घबराया देख उसके सिर को सहलाकर उसे शांत कराते हुए प्यार से कहा, बेटा पहले शांत हो जाओ और हमें बताओ क्या हुआ है। सभी मायरा से यही पूछ रहे थे कि उसे क्या हुआ है और वो रो क्यों रही है, लेकिन मायरा वो सिर्फ अरमान के बारे में ही पूछ रही थी। मायरा ने अब चिल्लाकर सबसे कहा, अरमान कहाँ है? आप सब मुझे बताती क्यों नहीं? इतना कहकर वो फिर से अरमान को जोर जोर से आवाज देकर बुलाने लगी। इतने में आशा और राघव भी भागते हुए घर के अंदर आए। वे दोनों भी काफी घबराए हुए थे। उन दोनों के अंदर आते ही सभी का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। सामर्थ उन दोनों को देखकर पूछता है, क्या हुआ भाभी को? वो इतना डरी हुई क्यों है? सिया ने ध्यान दिया कि रियांश मायरा के साथ नहीं है और ना ही आशा और राघव के साथ। तो सिया ने जल्दी से आशा से पूछा, रियांश कहाँ है? सिया का सवाल सुनते ही आशा का चेहरा निराशा से झुक गया। आशा की झुकी नजर देख सिया को अनजाना सा डर सताने लगा। उसने आशा से दोबारा कुछ नहीं पूछा और जल्दी से मायरा के पास जाकर उसके दोनों बाजू से पकड़कर घबराते हुए उससे पूछा, मायरा, इधर देख मेरी तरफ। रियांश, रियांश कहाँ है? क्या रियांश को कुछ हुआ है? रियांश का नाम सुनते ही सबने ध्यान दिया कि मायरा के साथ रियांश नहीं था। वही सिया की बात सुन मायरा रोने लगी और सिया के गले लग गई। मायरा ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन उसके आंसुओं ने सिया को सब बता दिया था कि जरूर रियांश को ही कुछ हुआ है। मायरा जब चिल्लाकर अरमान को बुला रही थी तब अरमान मायरा की आवाज सुन स्टडी रूम से निकलकर लिविंग एरिया में आता है और मायरा को रोते देख वो भी घबरा जाता है। मायरा की आवाज सुन दोनों दादी और दादाजी भी अपने रूम से निकलकर लिविंग एरिया में आ जाते हैं। वे सब भी मायरा को इस हालत में देखकर घबरा जाते हैं। अरमान जल्दी से आगे बढ़कर मायरा के पास आया और उसे सिया से अलग करके उसे देखते हुए बोला, मायरा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरमान को देख मायरा और जोर से रोने लगी और उसके सीने से लग गई। अरमान ने मायरा को अपनी बाहों में भरकर परेशानी से सबकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? लेकिन वहां किसी को कुछ पता हो तो वो अरमान को कुछ बताएं कि क्या हुआ है। वही सिया तो जैसे ब्लैंक ही हो गई थी। वह मायरा के आंसुओं को देख समझ गई कि जरूर रियांश को कुछ हुआ है। किसी को कुछ ना बोलता देख अरमान ने परेशान होते हुए मायरा को खुद से अलग किया और उसके चेहरे पर आए बालों को अपने हाथों से साइड कर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर पूछा, मायरा क्या हुआ है? अगर मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? इस बीच मायरा के आंसू एक पल के लिए भी रुके नहीं थे। मायरा ने अपनी अटकती आवाज में अपनी एक उंगली हवा में उठाकर इशारा करते हुए कहा, वो वो रियाज। इतना कहते ही मायरा अपनी आंखें बंद कर फिर से रोने लगी। मायरा के कई शब्द अरमान को समझ नहीं आए थे। उसने परेशानी से मायरा को कंधे से पकड़कर झकझोरते हुए पूछा, मायरा क्या हुआ, कुछ बताओगी? सिया अपने होश में आई और उसने मायरा की तरफ देखा जो अब भी रो रही थी। वो अरमान को देखकर बोली, जीजू, वो रियांश। अरमान ने सिया को सवालिया नजरों से देखा तो सिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ रियांश, जरूर रियांश को कुछ हुआ है। सिया की बात सुन अरमान ने रियांश को देखने के लिए अपनी नजरें घर के चारों तरफ घुमाई। जब उसे रियांश नहीं दिखा तब अरमान ने मायरा को देखकर कहा, मायरा, रियांश कहाँ है? रियांश का नाम सुनते ही मायरा ने अरमान को देखा और रोते हुए बोली,
अरमान, रियाज कहीं नहीं मिल रहा है। इतना कह मायरा रोते हुए अरमान के सीने से लग गई और बोली, अरमान मेरा बच्चा। मायरा की बात सुन अरमान और सभी शॉक्ड हो गए। रुद्र ने आशा को देखकर पूछा, आशा, रियाज कहाँ है? आशा ने डरते हुए कहा, सर रियाज बाबा पार्क में ही खेल रहे थे। उन्हें पानी चाहिए था तो मैं पानी लेने गाड़ी तक गई थी, और जब पानी लेकर वापस आई तो रियाज बाबा वहां नहीं थे। हम सबने और मैडम ने भी रियाज बाबा को पूरे पार्क में ढूंढा और पार्क के आसपास के एरिया में भी ढूंढा, लेकिन रियाज बाबा कहीं नहीं मिले। यह सुन सभी जैसे किसी सदमे में चले गए हों। वहीं अरमान की हालत भी कुछ मायरा की जैसी थी, बस उसकी आंखों में आंसू नहीं निकल रहे थे। अरमान की पकड़ मायरा पर और मजबूत हो गई। जितना प्यार और केयर मायरा रियाज को करती थी, उतना ही अरमान भी करता था। अगर मायरा ने माँ के सभी फर्ज पूरे किए थे, तो अरमान ने भी पिता के सभी फर्ज पूरे किए थे। अरमान ने मायरा को अपनी भाव में भरे हुए ही अपनी गुस्से भरी नजर से राघव को देखकर कहा, जब ये सब हुआ तब तुम कहाँ थे? अरमान की गुस्से भरी आवाज सुनकर राघव ने अपनी नजरें झुकाए हुए ही अरमान से कहा, बॉस मैं उस वक्त मैम के पास था और रियाज बाबा वहां से कुछ दूरी पर ही खेल रहे थे। अरमान ने राघव को देखते हुए गुस्से में कहा, जाओ जाकर दोबारा ढूंढो और अपने साथ और बॉडीगार्ड्स को लेकर जाओ और मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाओ। तुम वीर के साथ जाओ और मेरे बच्चे को सही सलामत लेकर आओ। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो तुम सब अपने लिए कबर ढूंढ लेना। अरमान की धमकी सुन राघव डर से कांप उठा, क्योंकि उसे पता था कि अरमान जो कहता है वो करता है। राघव ने बिना वक्त गंवाए ओके बॉस बोलकर वहां से चला गया। अरमान ने मायरा को कंधे से पकड़कर उसे देखते हुए प्यार से कहा, मायरा देखो मेरी तरफ। मायरा ने अपनी नजरें उठाकर अपनी गीली पलकों से अरमान को देखा, तो अरमान ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम देखना, मैं अभी उसे ढूंढ कर ले आऊंगा। मायरा ने रोते हुए अपना सिर हिलाया, तो अरमान ने मायरा के माथे पर किस कर प्रिया जी को देखा, तो प्रिया जी ने आगे आकर मायरा को संभाला और अरमान, रुद्र, रजत, सामर्थ चारों ही रियाज को ढूंढने निकल पड़े। अरमान जब घर से निकल रहा था तब उसका फोन रिंग करने लगा। अरमान ने अपनी पॉकेट से फोन निकाल कर देखा तो फोन किसी अनोन नंबर से कॉल आ रहा था। अनोन नंबर देख अरमान ने कॉल को इग्नोर कर दिया और फोन साइलेंट पर अपने पॉकेट में रख लिया। अरमान और सामर्थ एक गाड़ी में और रुद्र रजत दूसरी गाड़ी में थे। वे रियाज को ढूंढने अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े। अरमान और सामर्थ पहले उस पार्क में गए जहां से रियाज मिसिंग हुआ था। अरमान और सामर्थ रियाज को पूरे पार्क में ढूंढते हैं, फिर पार्क के आसपास लोगों को अपने फोन में रियाज की फोटो दिखाते हुए उनसे रियाज के बारे में पूछते हैं, लेकिन किसी से भी उन दोनों को रियाज के बारे में कुछ नहीं पता था। वहीं रुद्र रजत भी दूसरे पार्क और उसके आसपास रियाज को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें भी रियाज के बारे में कुछ पता नहीं चलता। चारों ही पूरी मनाली में रियाज को ढूंढ रहे थे और अरमान की पूरी बॉडीगार्ड की टीम भी रियाज को ढूंढ रही थी, लेकिन अभी तक रियाज का कुछ भी पता नहीं चला था। शाम हो चली थी, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। अरमान ने एक पहाड़ी के पास गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर आ गया। सामर्थ भी गाड़ी से बाहर आ गया। रियाज के न मिलने पर अरमान बहुत परेशान हो गया था। अरमान ने फ्रस्ट्रेशन से भरकर गाड़ी के बोनट पर जोर का हाथ दे मारा। यह देख सामर्थ ने अरमान को गुस्सा करते हुए कहा, क्या कर रहा है? इससे तो खुद को चोट पहुंचा देगा। अरमान परेशानी से भरकर बोला, तो क्या करूं सैम, तू ही बता। मैं कितनी कोशिश करता हूँ कि मायरा को खुश रख सकूं, उसे सारी तकलीफों से दूर रखूं, लेकिन सारी मुसीबतों ने तो जैसे हमारे घर का पता ही ढूंढ लिया हो। एक के बाद एक मुसीबत हम दोनों तक पहुंची जाती है। अपना बच्चा खोने के बाद मायरा थोड़ा संभली थी। हम दोनों के बीच सब ठीक भी हो गया था। मैं अपने अबॉर्शन वाली बात भूल चुकी थी, लेकिन फिर सुभाषनी गोयनका ने मायरा के पुराने जख्म फुरेद दिए। वो जख्म अभी भरा भी नहीं था कि अब ये सब हो गया। इतना कि अरमान चुप हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अरमान को रोते देख सामर्थ उसके पास आया और उसे गले से लगा लिया। सामर्थ अरमान की सिचुएशन अच्छे से समझ रहा था। वो अच्छे से जानता था कि मायरा और रियाज उसके लिए क्या मायने रखते हैं, स्पेशली मायरा। मायरा ही वो लड़की है जिसने अरमान को हंसना और परिवार के साथ रहना सिखाया था। मायरा की खुशी के लिए अरमान कुछ भी करने को तैयार रहता था, और आज उसी मायरा को इतनी तकलीफ में देख उस पर क्या बीत रही है, ये वो अच्छे से महसूस कर पा रहा था। अरमान ने रोते हुए कहा, मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ। इतना पैसा और पावर होने के बाद भी मैं अपनी बीवी और बच्चे को खुश नहीं रख पा रहा हूँ।
उन्हें सेफ नहीं कर पा रहा हूँ। पहले मायरा को किडनैप होने से नहीं बचा पाया और अब रियाज मिसिंग है। अरमान की लास्ट लाइन सुनते ही सामर्थ ने अरमान को हैरानी से देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? भाभी किडनैप हुई थी? कब? और तूने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? अरमान ने अपने आंसू पोंछकर शांत लहजे में कहा, जब मायरा प्रेग्नेंट थी तब मनाली ऑफिस काम से गई थी और ऐसे ही अरमान सामर्थ को करण के बारे में सब बता देता है और मायरा की फैमिली को भी करण ने मरवाया था यह भी सामर्थ को बता देता है। सामर्थ हैरानी से अपनी आंखें फाड़े अरमान की बात सुन रहा था। यह सब सुनने के बाद सामर्थ ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, इतना कुछ हो गया तेरे और भाभी के साथ और तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं और इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई। तू कब से मुझसे बातें छुपाने लगा? तू अपनी सारी परेशानियां सारे सीक्रेट्स मुझसे शेयर करता था लेकिन अब? इतना कह सामर्थ ने नाराजगी से अरमान से अपनी नजरें फेर लीं। ये देख अरमान ने सामर्थ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यार बात को समझ। ये सब बात मायरा और सिया को नहीं पता है और मैं उन्हें ये सब बताना भी नहीं चाहता, स्पेशली मायरा को। अगर मायरा को पता चल गया कि उसकी फैमिली कैसे मरी तो वो खुद को ब्लेम करेगी और कभी खुश नहीं रहेगी और ये सब बताकर मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। सामर्थ ने अरमान की तरफ देखा और झटके से उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर कहा, रहने दे अब, बस देख ली तेरी दोस्ती। चल अब रियाज को ढूंढते हैं, वैसे भी अंधेरा होने वाला है। ये कह सामर्थ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अरमान साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया। सामर्थ ने कुछ सोचकर अरमान को देखा और कहा, अरमान कहीं रियाज का भी? सामर्थ ने इतना ही कहा था कि अरमान ने चौंकते हुए कहा, करण? ये काम जरूर करण ने ही किया है। हो ना हो करण ने रियाज को किडनैप किया है। तभी अरमान का फोन रिंग करता है तो अरमान अपना फोन देखता है जिस पर कुणाल का नाम शो हो रहा था। अरमान ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से कुणाल ने घबराते पूछा, अरमान रियाज का कुछ पता चला? तो अरमान ने निराशा से भरकर कहा, नहीं भैया, हमने सब जगह चेक कर लिया लेकिन रियाज कहीं नहीं मिला। भैया मुझे करण पर डाउट है क्योंकि राघव के होते हुए वो मायरा तक नहीं पहुंच पाया तो उसने रियाज को जरिया बनाया है मायरा तक पहुंचने का। कुणाल ने अरमान की बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। इसलिए जब सिया ने मुझे बताया तभी मैं कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गया था और उन्हें रियाज की मिसिंग की रिपोर्ट दी। कमिश्नर का भी मानना है कि यह सब करण ने किया है। उन्होंने अपनी पूरी टीम करण को ढूंढने के लिए लगा दी है और मैं भी उनकी टीम के साथ ही हूँ। फिर कुणाल ने अरमान को समझाते हुए कहा, अरमान इस वक्त तुम्हें मायरा के पास होना चाहिए। रियाज मायरा के लिए क्या है ये तुम अच्छे से जानते हो। वो इस वक्त खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होगी और एक तुम ही हो जो उसे संभाल सकते हो। तो तुम मायरा के पास जाओ, रियाज को मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अरमान ने लंबी सांस लेते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं भैया, आई थिंक मुझे मायरा के पास होना चाहिए। अरमान कुणाल से फोन पर बात कर रहा था कि तभी सामर्थ के पास सिया का कॉल आता है। सामर्थ कॉल रिसीव कर स्पीकर पर कर सिया से बात करता है। क्योंकि इस वक्त सामर्थ गाड़ी ड्राइव कर रहा था, कॉल रिसीव होते ही सिया घबराई हुई सी बोली, सामर्थ तुम जल्दी से घर आ जाओ। सिया की घबराहट भरी आवाज सुन सामर्थ और अरमान दोनों ही घबरा गए। सामर्थ ने सिया से पूछा, सिया क्या हुआ? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? सिया ने फिर कहा, सामर्थ तुम जीजू को लेकर जल्दी घर आ जाओ। वो मायरा। मायरा का नाम सुन अरमान घबरा गया और उसने जल्दी से पूछा, सिया क्या हुआ मायरा को? सिया ने अपने भरे गले से कहा, जीजू आप दोनों जल्दी घर आ जाओ। इतना कह सिया ने कॉल कट कर दिया। यह सुन सामर्थ ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। कुछ ही मिनटों में अरमान और सामर्थ कपूर निवास पहुंच जाते हैं। वे दोनों गाड़ी से उतरकर लगभग भागते हुए घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि मायरा बेहोश हो रखी थी और उसे सोफे पर लेटाया हुआ था और सभी फैमिली मेंबर्स के चेहरे पर घबराहट दिख रही थी। प्रिया जी ने मायरा का सर अपनी गोद में रखा हुआ था और वो उसके हाथों को रब कर रही थी और सिया मायरा के पैरों को रब कर रही थी। यह सब देख अरमान भागते हुए मायरा के पास आया और घुटनों पर बैठकर मायरा को एक नज़र देखा। फिर प्रिया जी को देखते हुए पूछा, मम क्या हुआ है मायरा को? प्रिया जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी नम आंखों से अरमान को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं और रोने लगी। वही सामर्थ मायरा के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर पल्स चेक करने लगा। पल्स चेक करते ही सामर्थ के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। सामर्थ ने अरमान को देखकर जल्दी से कहा, अरमान भाभी को लेकर रूम में चल, मैं अपना मेडिकल बैग लेकर आता हूँ।
सामर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन देख अरमान समझ गया कि जरूर कुछ सीरियस है। अरमान ने बिना टाइम वेस्ट किए मायरा को अपनी बाहों में उठाया और जल्दी से नीचे के रूम में ही ले गया। रूम में आकर अरमान ने मायरा को बेड पर लिटा दिया। इतने में सामर्थ भी अपना मेडिकल बैग लेकर आ गया। सामर्थ ने बैग बेड पर रखा और उसमें से स्टेथोस्कोप निकाला और अपने दोनों कानों पर लगाया और मायरा के पास बेड पर बैठकर उसके सीने पर स्टेथोस्कोप का दूसरा सिरा रखा। मायरा की हार्ट बीट चेक करने लगा। हार्ट बीट चेक करने के बाद सामर्थ ने जल्दी से स्टेथोस्कोप साइड में रखा और अपने मेडिकल बैग से इंजेक्शन निकालकर उसमें दवाई भरकर मायरा के दोनों बाजुओं पर इंजेक्शन लगा दिया। वहीं अरमान और सभी फैमिली मेंबर्स घबराए हुए थे और ये सब देख रहे थे और अरमान भाई मायरा के बगल में उसका हाथ पकड़कर बैठा था। इंजेक्शन लगाने के बाद सामर्थ ने सभी की तरफ देखा और पूछा, ऐसा क्या हुआ था जो भाभी की ऐसी हालत हो गई थी? सामर्थ की बात सुन फैमिली मेंबर सभी चुप रहे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताएं कि यहाँ क्या हुआ था। अरमान ने सामर्थ को देखकर उससे पूछा, क्या हुआ है मायरा को? सामर्थ ने अरमान को देखा और उसे समझाते हुए शांत लहजे में कहा, कुछ नहीं हुआ, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अरमान ने अपनी कड़क आवाज में कहा, मैंने पूछा क्या हुआ है मायरा को? अरमान समझ गया था कि जरूर मायरा को कुछ हुआ है और सामर्थ उसे बताना नहीं चाहता है। अरमान को गुस्से में देख सामर्थ ने कहा, शौक की वजह से भाभी की हार्ट बीट और पल्स बहुत लो हो गई थी और उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो शायद। सामर्थ ने आगे की बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन सभी सामर्थ की बात समझ गए थे। भाई अरमान की तो जैसे सांस ही थम गई और मायरा का हाथ उसके हाथ से छूट गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में जान ही ना बची हो। उसका चेहरा डर से पूरा लाल पड़ गया था। सामर्थ ने जब अरमान की ऐसी हालत देखी तो उसने अरमान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, लेकिन अब भाभी ठीक है, थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएंगी। सामर्थ की यह बात सुन अरमान अपने होश में आया और बोला, हम मायरा को हॉस्पिटल ले चलते हैं। यह कह अरमान उठा और मायरा को अपनी बाहों में उठाने लगा तो सामर्थ ने अरमान को रोकते हुए कहा, अरमान हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अरमान ने मायरा को वहीं बेड पर लेटा छोड़कर सामर्थ को देखकर कहा, ऐसी कैसे ज़रूरत नहीं है, अभी तूने ही कहा ना मायरा की तबीयत ज़्यादा खराब है। तो सामर्थ ने कहा, मैंने भाभी का ट्रीटमेंट किया है ना, उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगी। क्या तुझे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? सामर्थ की बात सुन अरमान ने मायरा को हॉस्पिटल ले जाने की दोबारा जिद नहीं की और मायरा को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया। फिर अरमान सभी की तरफ देखकर गुस्से में बोला, ऐसा क्या हुआ था जिससे मायरा को शौक लगा और उसकी ऐसी हालत हो गई? तो सिया ने अरमान को देखते हुए कहा, जीजू मैं मायरा के साथ उसके रूम में ही थी, उसे किसी का फ़ोन आया था और फ़ोन किसका था वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस शख्स से बात करने के बाद मायरा को पता नहीं क्या हुआ, जो वो कमरे से बाहर निकलकर घर से बाहर जाने लगी। लेकिन वो जैसे ही मेन डोर तक पहुंची, वहां कोई पार्सल रखा था जिसमें मायरा का नाम लिखा था। जब मायरा ने पार्सल खोलकर जो चीज़ उसमें देखी, वो उसे देख डर गई और डर से बुरी तरह कांपने लगी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी और वहीं वो बेहोश होकर गिर गई। अरमान सिया की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। सिया की बात खत्म होते ही अरमान ने पूछा, कहाँ है वो पार्सल और क्या था उसमें? अरमान का सवाल सुन सिया की आंखों से आंसू निकल आए। सिया को रोते देख सामर्थ उसके पास जाकर उसे चुप कराने लगा। वहीं राकेश जी लिविंग एरिया में जाकर वो पार्सल बॉक्स ले आए। राकेश जी ने वो पार्सल बॉक्स अरमान के सामने बेड पर रखते हुए कहा, यह पार्सल आया है। अरमान और सामर्थ ने उस पार्सल को देखा। फिर अरमान ने उस पार्सल बॉक्स में से एक टी शर्ट निकाली जो खून से सनी हुई थी। अरमान उस टी शर्ट को उलट पलट कर देख रहा था। तभी सिया ने रोते हुए कहा, यह टी शर्ट रियांश की है जिसे पहनकर आज वो घर से निकला था। इतना कह सिया सामर्थ के सीने से लग रोने लगी। सिया की बात सुन अरमान के हाथ से वो टी शर्ट छूटकर नीचे फर्श पर गिर गई और डर से अरमान के पैर लड़खड़ाने लगे और कुछ कदम पीछे हो गए। वहीं सामर्थ को भी एक बहुत बड़ा शौक लगा था ये सुनकर। अरमान के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो कभी उस फर्श पर पड़ी टी शर्ट को देखता तो कभी मायरा को देखता। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह अचानक से इतना कुछ उसकी और मायरा की लाइफ में क्या हो गया है। कुछ देर की खामोशी के बीच
मायरा के फ़ोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। मायरा का फ़ोन सिया के पास था। सिया सामर से अलग हुई और अपने आंसू पोंछकर मैसेज चेक करने लगी, तो उसने देखा कि किसी अननोन नंबर से मैसेज आया है और मैसेज में लिखा था, तुम्हारा भतीजा जिंदा है। इसका सबूत मैंने तुम्हें भेज दिया है। यह मैसेज पढ़ते ही सिया ने खुशी से अरमान के पास जाते हुए कहा, जीजू रियांश जिंदा है, देखिए अभी किसी ने मायरा के फोन पर मैसेज किया है। सिया की बात सुन जो अरमान अभी शौक में था, वो अपने होश में आया और जल्दी से सिया के हाथ से फोन लेकर उस मैसेज को पढ़ने लगा। वहीं सभी ये सुन खुश हो गए कि रियांश ठीक है, वरना सभी उस खून से सने टी शर्ट को देखकर डर गए थे। मैसेज पढ़ने के बाद अरमान ने उस वीडियो को प्ले किया जो उस अननोन नंबर से आया था। वीडियो देखते ही अरमान शॉक्ड हो गया और उसके हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उस वीडियो में रियांश था, जिसे एक बड़े से पिंजरे में कैद किया हुआ था और उस पिंजरे के चारों तरफ बड़े बड़े आदमखोर कुत्तों को छोड़ा हुआ था, जिनके मुंह से लार टपक रही थी और वे कुत्ते उस पिंजरे की सलाखों को अपने दांतों से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे अगर पिंजरा खोल दिया जाए तो अंदर जाकर रियांश को फाड़कर खा ही जाएंगे। और रियांश उन कुत्तों को देखकर बहुत डरा हुआ था। वो जोर जोर से रो रहा था और रोते हुए मायरा और अरमान को बुला रहा था। मम्मा, पापा, ये देख अरमान का गला सूखने लगा और डर से उसके हाथ पैर कांपने लगे और फोन उसके हाथ से छूटकर गिर गया। इससे पहले फोन नीचे फर्श पर गिरता, सिया ने जल्दी से फोन पकड़ लिया। सिया अरमान के पास ही खड़ी थी। जब उसने अरमान के फेस एक्सप्रेशन बदलते देखे और फोन में रियांश के रोने की आवाज़ सुनी, तो वो भी घबरा गई। सिया ने जब वो फोन वीडियो देखा तो उसे भी अरमान की तरह शौक लगा। शौक से सिया का मुंह खुल गया और उसका हाथ अपने खुले मुंह पर चला गया। वहीं सामर्थ ने अरमान और सिया को घबराया हुआ देख सिया के हाथ से फोन लेकर देखा, तो वो भी शॉक्ड रह गया। वहीं घर वालों ने भी जब ये देखा तो वो भी बहुत घबरा गए। अरमान जल्दी से अपने होश में आया और एक नज़र मायरा को देखा, जो अभी बेहोश थी। फिर अरमान ने सभी को लिविंग एरिया में चलने को कहा और सामर्थ के हाथ से मायरा का फोन लेकर रूम से बाहर आ गया। अरमान के रूम से बाहर जाते ही सभी अरमान के पीछे पीछे लिविंग एरिया में आ गए। लिविंग एरिया में आकर अरमान ने जल्दी से वीर को कॉल लगाया और उससे कहा, वीर, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, जल्द से जल्द पता लगाओ कि यह नंबर किसका है और वो इस वक्त कहाँ पर है। ओके बॉस, आप मुझे नंबर भेजिए, मैं अभी पता करके आपको बताता हूँ, वीर ने कहा और कॉल कट कर दिया। अरमान ने जल्दी से वीर को नंबर मैसेज किया। अरमान ने देखा कि उसे किसी अननोन नंबर से काफ़ी मिस्ड कॉल आए हुए थे। अरमान ने जब चेक किया तो उसने पाया कि ये वही नंबर था जिस नंबर से मायरा के फ़ोन पर मैसेज आया था। अरमान ने उस नंबर पर कॉल किया तो कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। अरमान को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उससे वो कॉल रिसीव नहीं किया था। अगर वो कॉल रिसीव कर लेता तो रियाज के बारे में उसे कुछ पता चल जाता और मायरा की ऐसी हालत ना होती। अरमान ने उस नंबर को कुणाल के पास मैसेज करने ही लगा था कि उससे पहले मायरा के फ़ोन पर उसी अननोन नंबर से फ़ोन आने लगा और अरमान ने बिना भी एक पल गंवाए सीधा फ़ोन रिसीव कर लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? जान पहचान भी बढ़ा लेंगे, इतनी भी क्या जल्दबाजी है। लेकिन तुम्हारे लिए अभी ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ। जरूरी तो ये जानना है कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। दूसरी तरफ से जब अरमान ने यह सुना तो उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी थी, क्योंकि उसने अभी जो कुछ वीडियो में देखा था वो एक बार फिर अरमान की आंखों के सामने घूमने लगा। उस वीडियो को याद करते ही अरमान का दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगा। अरमान ने तुरंत सवाल किया, कौन बोल रहे हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? उधर से उस शख्स ने कहा, बहुत जल्दी बता देंगे कि हमें क्या चाहिए। फिलहाल तो जो पुलिस वालों को तुमने पूरी मनाली में अपने बच्चे को ढूंढने के लिए फैला रखा है, उन्हें रोको। अगर नहीं रोका तो बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारे बच्चे की लाश मिलेगी। उसकी बात सुनते ही अरमान का खून खौलने लगा था। अरमान ने गुस्से में अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा, करण, मुझे पता है कि यह तू ही है। मेरी एक बात अच्छे से अपने दिमाग में डाल ले, अगर मेरे बच्चे को एक खरोच भी आई ना, तो मैं तेरी बॉडी के कम से कम 1,000 टुकड़े करके उन्हें चील कौओं को खिला दूंगा। अरमान की बात सुनकर करण को हंसी आने लगी थी। मान गए मिस्टर अरमान मलिक, ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया तुम्हें बिजनेस का बादशाह कहती है। बड़ा तेज दिमाग पाया है तुमने। 2 या 3 बार ही मिले हैं हम दोनों, फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया। अब पहचाने लिया है तो यह भी जानते होंगे
कि मैंने ऐसा क्यों किया है। उसकी बात सुन गुस्से से अरमान का हाथ अपने फ़ोन पर कस गया था। उसका बस चलता तो शायद वो अब तक फ़ोन में घुसकर करण के हाथ पांव तोड़ चुका होता। आज तक किसी ने उससे बदतमीजी से बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी, और इस करण ने उसके बच्चे को किडनैप करने की हिम्मत की थी और उसकी बाइक पर नज़र रखने की भी हिम्मत की थी। और तो और वो अरमान को धमकी भी दे रहा था। लेकिन रियाज को सही सलामत रखने के लिए अरमान अपने गुस्से का घूंट पीने को मजबूर था। बस एक बार रियाज मिल जाए, उसके बाद करण को सही अंजाम तक पहुंचाएगा। अरमान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, बकवास बंद कर अपनी, और साफ साफ बता क्या चाहिए तुझे। तो करण ने कहा, मुझे पैसा चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं उधर उधर भटक रहा हूँ, और तुमने मेरे डैड का सारा बिजनेस भी बर्बाद कर डाला है। तो अब मुझे तुमसे पैसे चाहिए। करण ने जब मायरा का किडनैप किया था, तब अरमान ने सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी का सारा बिजनेस बर्बाद कर दिया था। अरमान ने तुरंत सवाल किया, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अरमान के उतावलेपन को देखकर करण के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने कहा, ये हुई ना बात, मुझे 200 करोड़ रुपए चाहिए। और हाँ, एक बात और, ये पैसे लेकर माया मेरे पास आएगी, क्योंकि इन पैसों के साथ मुझे मेरी माया भी चाहिए। ये सुन अरमान का खून खौल गया। उसने कसकर अपने फोन को पकड़ लिया और दूसरे हाथ की कसकर मुट्ठी बना ली। अरमान ने तेज आवाज में कहा, खबरदार जो तूने अपनी जुबान से मेरी वाइफ का नाम भी लिया तो। वो कोई चीज नहीं जो तूने मांगा और मैंने दे दिया। वो मेरी वाइफ है, अरमान मलिक की वाइफ। तो उसके सपने देखना छोड़ दे। तुम्हें पैसा चाहिए ना? 200 करोड़ क्या, मैं तुझे 400 करोड़ दूंगा, और तुझ पर जो पुलिस चार्ज लगे हैं वो भी हट जाएंगे। बदले में तू मुझे मेरा बच्चा वापस देगा। तो करण ने भी गुस्सा दिखाते हुए तेज आवाज में कहा, सॉरी मिस्टर मलिक, मुझे पैसों के साथ माया भी चाहिए। अगर तुम माया को मेरे पास नहीं भेजोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को इन खूंखार और भूखे कुत्तों के आगे डाल दूंगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मार डाला, क्योंकि इस बच्चे की मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतना कह करण ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही गुस्से में अरमान ने अपने सामने रखे टेबल पर जोर का मुक्का मार दिया। अरमान ने मुक्का इतनी जोर से मारा था कि वो कांच का टेबल टूटकर बिखर गया। अरमान को इतने गुस्से में देखकर सभी लोग डर गए थे। घर के सभी लोग अरमान की बातों से समझ गए थे कि किडनैपर जो कोई भी था, अरमान उसे अच्छे से जानता था। वहीं सामर्थ को सारी बातें समझ आ गईं, क्योंकि अरमान ने ही उसे करण के बारे में पहले ही बता दिया था। कोई अरमान से कुछ पूछता उससे पहले ही कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुन सभी उस तरफ देखने लगे। जब अरमान ने भी वहां देखा तो उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल कर लिया। जब अरमान ने आवाज की तरफ देखा तो वहां मायरा को देख अरमान ने जल्दी अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज कर नॉर्मल हो गया। वो नहीं चाहता था कि अरमान को करण के बारे में कुछ पता चले। मायरा को जल्दी होश आ गया था, और होश आते ही मायरा को रियाज की टी शर्ट याद आई, जो खून से सनी हुई थी। और फोन पर जो भी उसने सुना था वो सब याद आते ही मायरा उठकर बैठ गई और बेड से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसे बहुत वीकनेस फील हो रही थी और सिर में तेज दर्द भी हो रहा था, जिस वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सामर्थ ने मायरा की बिगड़ती हालत को देख उसे हाई डोज और इंजेक्शन दिया था, जिससे मायरा जल्दी ठीक हो गई थी। लेकिन इंजेक्शन के हाई डोज के कारण मायरा को नींद आ रही थी, और इसी वजह से उसे सिर में दर्द और वीकनेस हो रही थी। लेकिन मायरा सोना नहीं चाहती थी। वो बस हर हाल में रियाज के पास जाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि रियाज को कुछ नहीं हुआ है और वो उसे बुला रहा है। मायरा ने हिम्मत कर अपने लड़खड़ाते कदमों से रूम से बाहर निकलकर लिविंग एरिया के पास ही एक पिलर के सहारे खड़ी हो गई। वो अपने कदम आगे बढ़ाती उससे पहले ही अरमान की तेज आवाज सुनाई दी, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था और गुस्से में उस पर चिल्ला रहा था। मायरा पूरे होश में नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली हुई थी, लेकिन वो अरमान की बातों को अच्छे से सुन पा रही थी। अरमान की बात खत्म होने के बाद जब अरमान ने गुस्से में कांच की टेबल को तोड़ डाला, तो मायरा अरमान के पास जाने के लिए आगे बढ़ी, तो लड़खड़ाकर वहीं पास में रखे टेबल से टकरा गई और टेबल पर रखा बॉक्स नीचे गिर गया, जिससे सभी की नज़र मायरा पर चली गई। मायरा ने खुद को संभालते हुए चलकर थोड़ा आगे तक आई, लेकिन नींद की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। वो थोड़ी दूर चली थी कि लड़खड़ाकर नीचे फर्श पर गिर गई। मायरा को नीचे गिरता देख अरमान तेज कदमों से भागता हुआ मायरा के पास गया और वहीं फर्श पर बैठकर मायरा को उठाने लगा। मायरा, तुम ठीक हो? तुम बाहर क्यों आई?
तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था ना। मायरा ने अरमान की दोनों बाजुओं को पकड़कर उठकर बैठने की कोशिश करते हुए कहा, रियाज, मुझे रियाज के पास जाना है। वो मुझे बुला रहा है। मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है। अरमान और सभी ने जब मायरा की बात सुनी तो वे सब यही सोच रहे थे कि देखने में ही नहीं मायरा रियाज की माँ है, बल्कि मायरा वाकई में रियाज की माँ है। भले ही उसने रियाज को जन्म नहीं दिया हो, लेकिन वो हर तरह से उसकी माँ है। क्योंकि जब बच्चा रोकर अपनी माँ को पुकारता है तो एक माँ ही ऐसी होती है जिसे पता चल जाता है कि उसका बच्चा उसे बुला रहा है। वहीं यहाँ मायरा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मायरा ने वो वीडियो नहीं देखी थी जिसमें रियाज रोते हुए मायरा को ही बुला रहा था, और वो खून से सनी हुई टी शर्ट को देखकर घर के सभी मेंबर तो यही सोच बैठे थे कि रियाज अब नहीं रहा। लेकिन मायरा को देख और उसकी बातें सुनकर सभी को ऐसा लग रहा था कि मायरा को विश्वास है कि रियाज को कुछ नहीं हुआ है। अरमान ने मायरा को अपनी बाहों में उठाया और उसे सोफे पर बैठाकर खुद भी उसके पास बैठ गया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, रियाज ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत जल्द रियाज हमारे पास होगा। मैं लेकर आऊंगा हमारे बच्चे को। मायरा ने अपना सिर पीछे सोफे के हेड पर रखकर अपनी आंखें बंद करते हुए धीमी आवाज में अरमान से कहा, करण ने किया है ना ये सब? रियाज उसी के पास है ना? मायरा के मुंह से करण का नाम सुन अरमान थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि कहीं मायरा ने उसकी बात सुन तो नहीं ली। फिर दूसरे ही पल उसके मन में यह भी ख्याल आया कि शायद मायरा करण का नाम ऐसे ही नहीं ले रही है, क्योंकि करण ने पहले मायरा को किडनैप किया था, तो मायरा को लग रहा होगा कि रियाज को भी करण ने ही किडनैप किया है। यह ख्याल आते ही अरमान ने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, नहीं, तुम्हें किसने कहा कि रियाज करण के पास है? करण तो जेल में है, तुम्हारे सामने ही तो पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई थी। मायरा ने अपनी आंखें खोलकर अरमान को देखते हुए कहा, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। करण ने मुझे बुलाया है ना अपने पास, और उसे पैसे भी चाहिए, तो मैं जाऊंगी उसके पास। उसे जितने पैसे चाहिए उतने पैसे लेकर जाऊंगी। अरमान ने मायरा की बात सुन उस पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम नहीं जाओगी? उसे जितने पैसे चाहिए मैं उसे दूंगा, लेकिन तुम नहीं जाओगी, समझी? मायरा ने अपना सिर उठाकर हाथ उठाकर अरमान को देखा और उसकी शर्ट को उसके सीने से पकड़ते हुए अपनी धीमी आवाज में कहा, आपको क्या लगता है करण ने सिर्फ पैसे के लिए रियाज का किडनैप किया है? आप जानते हैं ना कि उसे पैसों के साथ और क्या चाहिए। आप उसे सिर्फ पैसे देंगे तो पैसे मिलने के बाद भी वो रियाज को नहीं छोड़ेगा। जब तक मैं उसके पास नहीं जाऊंगी वो रियाज को नहीं छोड़ेगा। मेरी वजह से मैं अपनी फैमिली को खो चुकी हूँ और अब रियाज को नहीं खो सकती। वो मेरे भैया भाभी की निशानी है। मायरा की आखिरी बात सुन अरमान ने हैरानी से मायरा को देखा, तो मायरा ने अरमान से कहा, मुझे पता चल गया है कि करण ने ही मुझे पाने के लिए मेरी फैमिली को मार डाला, और अब अगर मैं उनके पास नहीं गई तो वो रियाज को भी नहीं छोड़ेगा। इतना कह मायरा ने अपना सिर अरमान के कंधे पर रख दिया और उसकी पकड़ अरमान की शर्ट पर ढीली पड़ गई। मायरा की बात सुन अरमान शौक था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मायरा को कैसे पता चला कि करण ने उसकी फैमिली को मारा था, और उसे जिस बात का डर था वही हुआ। अपनी फैमिली की मौत का जिम्मेदार मायरा खुद को मान रही थी। वहीं घर के सभी लोग मायरा की बात सुन कंफ्यूज थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह करण कौन है और उसने रियाज को क्यों किडनैप किया था और मायरा को क्यों अपने पास बुला रहा था। अरमान ने जब देखा कि मायरा फिर से बेहोश हो गई है तो उसने सामर्थ से मायरा को चेक करने को कहा। तो सामर्थ ने मायरा को रिलैक्स करते हुए कहा, तू टेंशन मत ले, भाभी अब बिल्कुल ठीक है और वो बेहोश नहीं हुई है। इंजेक्शन के हाई डोज की वजह से वो नींद में है। कुछ देर आराम करेगी तो पहले के जैसी हो जाएंगी। सामर्थ की बात सुन अरमान ने अपना सिर हिला दिया। फिर अरमान ने मायरा को अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम में ले गया और उसे बेड पर लिटाकर ब्लैंकेट उड़ा दिया। फिर मायरा के सिर को सहलाते हुए उसके माथे पर किस कर लिया और मायरा को देखते हुए कहा, जान, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैं तुम्हें करण के पास नहीं जाने दूंगा और ना ही रियाज को कुछ होने दूंगा। फिर अरमान मायरा से थोड़ा दूर जाकर रजत को कॉल किया और कहा, रजत, मुझे 3 घंटे के अंदर 400 करोड़ रुपए चाहिए। जल्द से जल्द रुपए का इंतजाम करो। रजत ने हैरानी से कहा, भाई, 400 करोड़, वो भी 3 घंटे में? यह कैसे होगा, वो भी इस वक्त? रात को सभी बैंक बंद होते हैं। अरमान ने अपनी कड़क आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम 400 करोड़ 3 घंटे में कैसे लाओगे, लेकिन मुझे 3 घंटे के अंदर ये पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। इतना कह अरमान ने कॉल कट कर दिया। रजत का कॉल कट होते ही अरमान के फ़ोन पर वीर का कॉल आ गया। अरमान ने जल्दी से वीर का कॉल रिसीव करते हुए पूछा, पता चल गया कि वो इस वक्त कहाँ